अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अवाम के सवालात के बराह रास्त जवाब दिए। एक बार फिर से कहा कि हम स्टेटस को और माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अवाम से गुफ्तगू में शरीफ ख़ानदान पर खूब तनकीद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ेंगे, इस बार शरीफ ख़ानदान को NRO नहीं मिलेगा। नवाज़ शरीफ झूठ बोल कर बाहर गए, अगर नवाज़ शरीफ बेकसूर हैं तो वो पाकिस्तान आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, इसलिए नैब और अदलिया के मामलात में मदाखलत नहीं करते। माजी में नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को पैसे दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि जहांगीर तरीन ये कैसे समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैंने आज तक कभी अपने किसी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी नहीं की, तो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी कैसे करूँगा। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ पर भी सख्त तनकीद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। शहबाज शरीफ पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उन पर केसेस की किताबें हैं। आज नाजरीन, वज़ीर आज़म जहाँ शरीफ ख़ानदान के एहतसाब की बातें करते नज़र आए, वहीं नैब ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की ज़मानत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत और FIA के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की जो कानूनी टीम है वो ये दावा कर रही है कि शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर रोकना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। इस वक्त लग ऐसे रहा है कि हुकूमत शरीफ ख़ानदान के एहतसाब में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया कि हुदैबिया मिल्स केस की नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि यही केस जो है वो सब केसेस की बुनियाद है। इसी के बाद जो शरीफ ख़ानदान ने करप्शन की, इसके ताने बाने इसी केस से मिलते हैं। इस केस का दोबारा खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकौल हुकूमत के नए सबूत, कुछ नई चीज़ें इसमें सामने आई हैं जिसकी बिना पर यह केस दोबारा खोला जा सकता है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। तारड़ साहब, हुकूमत एक बार फिर से हुदैबिया पेपर मिल केस को री इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। हुकूमत लगता है ख़ासतौर पर शरीफ ख़ानदान के हवाले से हुकूमत बड़ी एक्टिव है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि शरीफ ख़ानदान को NRO नहीं दूंगा। पहले नवाज शरीफ भागे, अब शहबाज शरीफ जो है ना वो बाहर भागना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से आप लोग ये कहेंगे इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आप लोगों से बदला लिया जा रहा है? आप लोग तो कहते हैं कि इलाज के लिए शहबाज शरीफ जाना चाहते हैं और हर सूरत जाएंगे। आज तो नैब ने भी वजारत दाखिला में दरख्वास्त दे दी है नाम ECL में डालने के लिए। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा। देखिए, बात यह है कि पिछले 3 साल से चोर डाकू का राग अलापने वाले पिछले 3 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अरबों की करप्शन की कहानियां सुनाने वाले, पिछले 3 साल से मीडिया पे आके कागज़ लहरा लहरा के गला फाड़ फाड़ के हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाले, वो जब अदालतों में मामलात जाते हैं और पूछा जाता है कि भाई करप्शन हुई है कि नहीं हुई, ये बताया जाए, तो वहाँ पे तो कोई शवाहिद और सबूत नहीं पेश किए जाते। ये तोता मैना की कहानी जिस तरीके से बनाई गई है, अदालतों में हम सुरखरू हुए हैं और इस मफरूज़े को भी मान लिया जाए कि ये बरी नहीं हुए, ये बेल स्टेज पे हमारे जो हैं हक में कमेंट्स आए हैं। तो जब इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर कोर्ट ये कह रही है कि कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई TT नहीं है, और ये भी कह रही है कि अलीम खान के केस में और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ के केस में ये लॉ ले डाउन किया जा चुका है कि जो शख्स अपने गोशवारे जमा कराता है, जो शख्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराता है, उसमें जो इनकम शो करता है, जो वेल्थ शो करता है, उसके ऊपर जो टैक्स देता है, वो अगर उस अथॉरिटी यानी FBR ने या इनकम टैक्स ने उस पर एतराज़ नहीं लगाया और वह कई सालों से इसी तरह चलता आ रहा है, तो उसको सच माना जाएगा। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि आपने पिछले 3 साल कौम का वक्त और पैसा क्यों ज़ाया किया। लगता यह है कि सरकारी खर्च पर, सरकारी जहाज़ पर और बड़े शहाना प्रोटोकॉल में उम्रा अदा करके आने वाले हुकूमती वफ्द ने आते साथ पहला काम ये किया है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मज़ीद कौन से केसेस बना सकते हैं। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं शेयर फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं।
इनको हार हुई है, शिकस्त हुई है असासों वाले केस में। लेकिन बरी तो किसी केस से नहीं हुए ना। हुकूमत भी तो यही कहती है ना कि जमानतें मिलने का मतलब ये नहीं है कि करप्शन नहीं हुई है। जमानतें मिलने का मतलब नहीं है कि अदालतों ने आपको बरी कर दी है। जमानतें मिलने का ये मतलब नहीं है कि केसेस जो है ना वो खत्म हो गए हैं। केसेस चल रहे हैं, ये सिर्फ जमानतें मिली हैं, कोई बाइज्जत बरी नहीं हुए, ये हुकूमत कह रही है। देखिए शादी साहिबा, देखें, जब अदालत दो फरीक आमने सामने खड़े होते हैं, एक फरीक ने यह साबित करना होता है कि यह शख्स मजीद जेल में रहे क्योंकि इसने करप्शन की है। दूसरे फरीक ने यह साबित करना होता है कि नहीं, इसने करप्शन नहीं की, इसलिए इसको जेल से बाहर होना चाहिए। तो जब आप 2.5 साल से पहले आपने इंक्वायरी की, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन की, फिर आपने 58 वॉल्यूम्स का रेफरेंस दायर किया, आपके जब वकील तमाम तर शवाहिद या तो वहां पेश ना करते, कहते जी ये बेल स्टेज है, हम कोई कागज पेश नहीं करना चाहते, ये मिनिमम बात हम करेंगे, आपने जब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आप आखिरी हद तक गए ये साबित करने के लिए कि करप्शन हुई है, और इस मुल्क की एक आला अदालत ने, अदालत आलिया ने ये फैसला दिया कि करप्शन नहीं हुई, तो मैं देखे ना, वो तो मेरा केस स्ट्रांग होता है। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो कौम का वक्त और पैसा जाया किया गया है, अब वो मुशीर जिन्होंने ये केसेस बनवाए थे, उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम अपनी फेस सेविंग अपने कप्तान के सामने कैसे करें। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है हुदैबिया का। हुदैबिया के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हुदैबिया का केस लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में स्प्लिट हुआ, रेफरी जज के पास गया, उन्होंने इसको क्लोज किया, नैब उसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हुकूमत ये कि भाई जुर्म तो जुर्म होता है, इसका ये मतलब नहीं है 90 की दिहाई में 80 की दिहाई में कोई जुर्म हुआ है तो वो जुर्म जुर्म नहीं रहा। अगर कोई सबूत उस हवाले से आपको नए मिलते हैं तो केस रीओपन हो सकता है। आपको क्या लगता है इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या हैं? कुछ कानूनी माहिरीन से आज मेरी बात हुई इसी हवाले से, और मैंने पूछा कि क्या वाकई जो है ये हुकूमत गलत कर रही है, क्या वाकई ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जो अपोजिशन बात करती है, क्या ये केस रीओपन नहीं हो सकता? तो बहुत से कानूनी माहिरीन की ये राय थी कि अगर कोई जुर्म 20 साल पहले भी हुआ है और 20 साल बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कोई नए सबूत मिल गए हैं तो इस केस को रीओपन किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं आप लोगों के नजदीक के केस रीओपन हो ही नहीं सकता? देखिए एक तो बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक का फोरम एग्जॉस्ट हो गया, नए सबूत ऐसे कौन से आ गए हैं कि वो दोबारा से इस केस को रीओपन किया जा रहा है, उसकी नौयत को देखना होगा कि नए सबूत कौन से। नंबर 1। देखिए दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में पिछले 2.5 साल से मईशत तबाह हो गई है, अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तानी नए पाकिस्तान में अपने अंगूठों पर अनमिट स्याही लगवाकर 1.5 घंटा कतार में खड़े होकर चीनी खरीद रहे हैं। वैक्सीन में बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया है। आपने तमाम ऑपोजिशन को अंदर कर दिया। आपने नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में बशीर मेमन साहब के इंकशाफात के बाद तो किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रह गया कि ये सारा क्या खेल था। अगर ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाना और लगातार लगाना ही मकसूद है तो फिर तो 100 तरीके निकल आएंगे। आज तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जो इंसाफ, जो सस्ता और फौरी इंसाफ नून लीग को मिलता है वो पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिलता है। तो ये गिला आप लोग फिर कैसे कर सकते हैं कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है? एक दिन पहले आप लोगों की जो है ना वो आप 2 दिन पहले आप लोग सीट बुक करवाते हैं, उसके फ़ौरन बाद आप लोग जो है ना वो अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते हैं दरख्वास्त लेकर, उसी दिन आपकी दरख्वास्त सुनी भी जाती है, उसी दिन फैसला भी आ जाता है। तो ये तो अपोजिशन भी जो है ना वो आधी जो अपोजिशन है पीपल्स पार्टी वो भी एतराज़ करती है कि नून लीग को जैसा इंसाफ मिलता है वो तो हमें माजी में कभी नहीं मिला, ना ही अब मिल रहा है। नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि देखिए शहबाज शरीफ साहब कभी भी दूसरी दफ़ा अंदर ना जाते अगर हमें अदालतों से इंसाफ मिल गया होता। और उसकी वजह है जब शहबाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा जेल जाना पड़ा अक्टूबर 2018 में, उस दौरान असासों के केस की छानबीन शुरू हो चुकी थी। उसके बावजूद सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया है और अप्रैल 2021 में जाके रिहा हुए हैं। उस केस की तफ्तीश तो जारी थी।
पहली दफा गिरफ्तारी के दौरान पूछगछ भी की जा रही थी। मैं नहीं समझता कि अदालतों के बारे में इस तरह के रिमार्क्स पास करें। मुझे एक बात बताएं, आपको क्या ये PNI लिस्ट जो है, क्या आप लोगों को नहीं पता था कि शहबाज शरीफ साहब का नाम इसमें है? क्या आप लोगों की क्या कहना चाहिए, ये इग्नोरेंस थी, लापरवाही थी कि पता ही नहीं चला, और आपको सिर्फ ये पता था कि ब्लैक लिस्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में ब्लैक लिस्ट के बारे में ही आप लोगों ने दरख्वास्त दी कि शहबाज शरीफ साहब का नाम इस लिस्ट से निकाला जाए? क्या पता ही नहीं था आप लोगों को, या बस ये कोई सुस्ती हो गई या नाअहली आप लोगों की कही जाए शहबाज शरीफ साहब की जो कानूनी टीम है कि इस लिस्ट में भी उनका नाम था? देखिए, कानून ये कहता है कि जिस शख्स का नाम PNIL में होगा वो सिर्फ 30 दिन के लिए डाला जा सकता है, और उसमें एक दफा मजीद तौसी 30 दिन की जा सकती है। इधर ये मामला हुआ कि अगस्त 2020 में शहबाज शरीफ साहब का नाम PNIL में डाला गया। PNIL में प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर उन लोगों का नाम डाला जाता है जो टेररिस्ट हों, जो ऐसे अशखास हों जिनके कुछ एक्शन से सोसाइटी के अंदर एनार्की पैदा हो जाए, और आपके पास ये वक्त ना हो कि आप प्रोसीजर फॉलो करके उनका ECL या ब्लैक लिस्ट में नाम डाल सकें। तो ये तो बदनीति थी, ये गैर कानूनी है। और जब कोर्ट के अंदर 2 FIA की अफसरान मौजूद थी और डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, फैसला उनको कन्वे कर दिया गया, तो ये इनकी नीयत में फतूर है। मैं समझता हूं इसका कानून दरखास्त दी अब इसके लिए। मैं देखिए FIA में खुद गया था, मेरे साथ मरियम औरंगजेब थी, हमारे खिलाफ उन्होंने पर्चे की दरखास्त उल्टा दे दी है। दरखास्त क्या देनी है, हम तो फैसले की कॉपी लेके गए थे, उन्होंने उल्टा कहा कि हमने हुल्लड़बाजी की है, हमने यहाँ पे तोड़ फोड़ की है, हम अफसरान के साथ बदकलामी की है। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, और आपके शो के तवसत से मैं चैलेंज करता हूँ वाजिद ज़िया को, अगर वो तहरीर जो FIA लाहौर ने जारी की है वो सच साबित हो जाए तो मैं तो सियासत से इस्तीफा दूंगा, और अगर मैं उसको एक एक लफ्ज को गलत साबित कर दूं तो क्या वाजिद ज़िया DG FIA अगर शर्म हुई तो इस्तीफा देंगे? तो ये झूठ रोज बोलना, लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की फ्लाइट थी, आप लोग सब लोग पहले से मौजूद थे एयरपोर्ट पे, फिर इमिग्रेशन हुकाम ने आप लोगों को ये कह भी दिया था कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं जाने दे सकते, आप लोगों को पहले FIA जाना पड़ेगा, दरख्वास्त देना पड़ेगी क्योंकि उनका नाम PNIL लिस्ट में शामिल है। तो उसके बावजूद फिर क्यों बुलाया आप लोगों ने? ऐसी वहाँ पर बहसो मुबाहिसा हुआ, आप लोगों को क्या यकीन था कि आपकी वो हाई कोर्ट का हुक्म आप दिखाएंगे, अदालत का हुक्म दिखाएंगे और आपको जाने देंगे? जब आप लोगों को मना कर दिया गया था, फिर आप लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को क्यों बुलाया? देखिए, एक शख्स जिसका नाम निकल गया हो, उसके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद हो, तो बहस मुबाहिसा करना तो हमारा हक है। और उस लिस्ट में से जब नाम कोर्ट ने 1 टाइम परमिशन दी है, फ्लाइट नंबर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया है उस ऑर्डर के अंदर, और 1 टाइम परमिशन दी है टू ट्रैवल अब्रॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोडालिटीज। अब उसके अंदर हमारा तो यह हक था कि FIA हुकाम उस ऑर्डर को देख के हमें इजाजत देते। उन्होंने गैर कानूनी हरकत की है, और आने वाले दिनों में जब हम कंटेम्प्ट में जाएंगे और तौहीन अदालत का नोटिस इनको जाएगा, तो फिर इस मामले को आप लेकर जा रहे हैं अदालत में कि तौहीन अदालत है? जी देखिए शाजिया साहिबा, आज आपका और मेरा कोई डिस्प्यूट हो जाए और आप मेरे खिलाफ कोर्ट का कोई ऑर्डर ले आएं और मैं उस पर अमल दरामद रुकवा दूं ये कह के कि मैं अपील में जा रहा हूं, और जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं होता, ये निचले कोर्ट का फैसला नाफिजुल अमल नहीं है, तो फिर तो सोसाइटी के अंदर कोई भी कोर्ट ऑर्डर स्टैंड नहीं करेगा। के मामले को भी लेकर जिसको सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है, इस केस को हुकूमत दोबारा खोलना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है, इस पर भी आप जो है ना वो जाएंगे, अदालत जाएंगे कि ये भी तौहीन अदालत कर रही है हुकूमत? देखिए, उस पे हम कानूनी मशावरत कर रहे हैं। हुदैबिया को हम इतना सीरियसली नहीं ले रहे। ये सिर्फ इमरान खान साहब की आंखों में धूल झोंकी गई है उनके एडवाइजर्स की तरफ से, क्योंकि उनके एडवाइजर्स नाकाम हो गए। 7 अरब के असासों का इल्जाम लगाया और पीछे निकला गाड़ी का टोकन कि जी गाड़ी का टोकन या कस्टम ड्यूटी अदा हुई है, उसमें कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तो ये खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने आप को, और फेस सेविंग देने के लिए कि अवाम के पास, हमारे पास ना प्रोग्रेस है। सवाल का जवाब दें तारड़ साहब, शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो इलाज के लिए जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत को लग रहा है कि शहबाज शरीफ सिर्फ बाहर इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं, कि बहाना है, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की है।
अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि वाकई वो इलाज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम आप लोगों से पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब का इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत कैसी है, तो ये कहा जाता है कि कोविड की वजह से अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है, अभी इलाज नहीं हो रहा है। अगर कोविड की वजह से नवाज शरीफ साहब का इलाज वहाँ पर नहीं हो रहा है तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाके अपना क्या इलाज करवाएंगे? देखिए, बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जब कैंसर का आर्जा लाहक हुआ तो वो जिला वतनी के दौर से गुजर रहे थे। वो जबरी तौर पे उनको बाहर भेजा गया था, उनका कैंसर बाहर जाके डायग्नोज हुआ, वहीं पे ऑपरेशन हुआ। उनके तमाम डॉक्टर के पास जो रिकॉर्ड है, जो उनकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, सारी उनके पास मौजूद हैं और साल में 2 दफ़ा उनको जाना पड़ता है। पिछले 1.5-2 साल से वो नहीं जा सके। मगर बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एक होना है, उसकी डॉक्टर्स ने डेट देनी है, मगर शहबाज साहब के जो रूटीन के चेकअप्स हैं वो तो किए जा सकते हैं। कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है वो ये कहा है कि एक दफा हम जाने की इजाजत दे रहे हैं बेस्ड ऑन हिज पर्सनल कमिटमेंट। इन्होंने कमिटमेंट की है कि ये, लेकिन एक कमिटमेंट तो उन्होंने वो भी की थी ना कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। बयान हलवी तो उन्होंने अंडरटेकिंग तो उनकी भी दी थी, तो फिर यही तो हुकूमत कह रही है कि जिस शख्स ने अंडरटेकिंग दी और वो शख्स तो आया नहीं, तो ये कैसे बाहर जा सकते हैं? इनकी गारंटी कौन देगा कि ये वापस आएंगे? सवाल किया आपने, मैं अर्ज करता हूं, वो जो अंडरटेकिंग दी थी। अच्छा, एक तो शहबाज शरीफ साहब जब कोरोना की आखिरी फ्लाइट थी मार्च 2020 में, खुद वापस आए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, वो वापस 2-3 दफा आ चुके, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो लाहौर हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, उसमें जो अंडरटेकिंग जमा कराई है उसमें लिखा है कि 8 हफ्ते या जब उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर कर दें। और मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट जो आपने सवाल किया, ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने पॉइंट रेज किया अदालत के अंदर, तो फाजिल जज साहब ने फरमाया कि आपने इसके खिलाफ कोई दरखास्त जमा कराई है इस केस के अंदर? जवाब आया नहीं कराई। आपने इस मामले को एजिटेट किया है अदालत के अंदर? जवाब आया नहीं। हमें पूछा कि क्या आप तवातर के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा रहे हैं अदालत में? उसका जवाब आया हां जी करवा रहे हैं। तो देखिए, वफाक की कमजोरियों को ये हमारे ऊपर तो ना डालें, ये तो उनका अपना फेल है कि वो इसमें नाकाम रहे हैं। भेजा वफाक ने, दरखास्त कोई नहीं दी और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। नाकामी तो वफाक की हुई है, कभी कहते हैं अदालत ने जाने दिया, चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि अदालत ने नहीं जाने दिया, जाने आपने दिया। शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारिर साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। अंदलीब अब्बास साहिबा, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बार फिर से जोश खिताबत नून लीग को लेकर, ऑपोजिशन को लेकर, खासकर आज उन्होंने नून लीग पर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। कहा कि नवाज शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा, शरीफ ख़ानदान को NRO नहीं मिलेगा। फिर हुदैबिया पेपर्स केस, मिल्स केस का दोबारा आप लोगों का खोलना, जिसको सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है। अब अपोजिशन ये समझ रही है, अपोजिशन ये कह रही है कि ये हथकंडे आजमा कर आप सिर्फ अपोजिशन को उलझाना चाहते हैं, क्योंकि आप गुड गवर्नेंस में नाकाम हो चुके हैं। गुड गवर्नेंस नहीं आप लोग जो है ना वो कायम कर सकें, आप लोग महंगाई नहीं कम कर सकें, आप लोग आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं। इसलिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप अपोजिशन को उलझाना चाहते हैं उन केसेस को लेकर जिन्हें सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है, ताकि आप लोगों की गलतियों को आवाम के सामने लाने वाला कोई रहे ना, कि एक बार फिर से आप लोग जो है ना वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। और आपको पता है कि 2023 में आप लोगों को आवाम ने इस चीज़ का वोट नहीं देना है, कारकर्दगी आप लोगों की है कोई नहीं, एहतसाब के नारे पर आप लोगों को कोई वोट मिलना नहीं है। शुक्रिया शाजिया। मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। पहले यार देखें, PDM फ्लॉप हो गई, इनका महंगाई मार्च से लेके इस्तीफ़ा मार्च, सारा जो है मार्च अप्रैल में, अब जून भी ख़त्म हो गया। तो अब वो बेचारी घसियानी बिल्ली क्या करें? एक भाग गया, लीडर भाग गया, पहले कहा कि जी मेरी मेडिकल ग्राउंड्स हैं और मैं इलाज कराने जा रहा हूँ, आज तक वापस नहीं आया। यही लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी ये मुलजिम है, मुजरिम है, कॉन्विक्ट है, इश्तिहारी है, भगौड़े हैं,
और ये भाग गए हैं चकमा दे के मुल्क को। और मजे की बात क्या है, देखिए ये क्या निजाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप भी मीडिया में इसको एम्फसाइज। ठीक है, लेकिन आप लोग भी तो कोई दरखास्त नहीं लेके गए ना। आप लोगों ने अदालत में जाके कहा कि भाई शहबाज शरीफ को पकड़ें। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी दिया था, अंडरटेकिंग दी थी। आप लोग भी तो ऐसी कोई दरखास्त नहीं लेकर गए ना अदालत में। हमने बारहा, आप देखें कि जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई, हमने बारहा कहा। किसको कहा? ऊपर अदालत को कहा। फिर अदालत ने इसीलिए तो अहकामात दिए थे कि जी इनकी बाजियाबी के लिए वहां लिखे। फिर हमने वहां लिखा है और हम अभी भी परस्यू कर रहे हैं। हम तो अपना प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब, अब वो भी रात को रुपोश होने लगे थे, इनकी क्या लीडरशिप है? ये लीडर है या क्या है ये कि जब भागे जा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती इनको। और किया क्या है कि जी दरखास्त दी, साथ रात को अपनी टिकट बुक कराई और अनफॉर्चुनेटली जो फैसला आया उसमें फटाफट कहा गया कि जी हाँ ठीक है, इनको बाहर भिजवा दें मेडिकल ग्राउंड्स में। अभी के उससे पहले 5 जजेस ने, जिन्होंने बेल भी दी थी, इनको कहा कि मेडिकल ग्राउंड्स पे इनकी बेल नहीं बनती, उसके बावजूद मेडिकल ग्राउंड्स पे दी गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ताकतवर का निजाम है, जिसको इन्होंने 30 साल से पाल रखा है, जिसमें इन्होंने हर किस्म का ताकतवर जो है वो तमाम हदें पार करके जब भी पकड़ा जाने को उसको डर होता है वो बाहर भाग जाता है, हम इसको नहीं चलने देंगे। ये एक टेस्ट केस है। अगर ये टेस्ट बाकी केसेस में से ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ क्या दुरुस्त साबित नहीं होता कि बाकी केसेस में से आप कुछ निकाल नहीं सके? शहबाज शरीफ पर साफ पानी, आशियाना स्कीम, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े केसेस बने जिन पे वो जेलें काट के आए हैं। उन केसेस में से नैब कुछ रिकवर करवा नहीं सका, उन केसेस में से नैब कुछ साबित कर नहीं पाया। बड़े बड़े सबूत लहराते हैं शहजाद अकबर साहब भी, और विफाकी वज़रा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि बड़े सबूत हैं हमारे पास। पता फिर सवाल तो उठेगा ना कि सबूत वो अदालतों तक पहुंच क्यों नहीं पाते? अदालतें क्यों मुतमईन नहीं हो पाती उन सबूतों पर, या पेश ही नहीं किए जाते? 2 पहलू हैं। एक तो ये कि केसेस चल रहे हैं, ये आप भी इसको जरा हमारे नाजरीन को बताएं कि बेल होने का मतलब ये नहीं है कि केस बंद हो गया और आप बाइज्जत बरी हो गए। बेल होने का मतलब ये है कि केस लंबा चल रहा है और आपको रिलीफ मिली है। नंबर 1 जस्ट रिलीफ मिली है कि आप कैद ना हो, दैट्स इट। अभी भी केसेस चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने इनको 2.5 साल में देखा, ये रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते। ये हर दफा जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं ये एनआरओ मांगते हैं या ये बॉयकॉट कर देते हैं सेशंस का। जब ये जुडिशियल रिफॉर्म्स इन्होंने बनाए इसीलिए हैं कि क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्रिमिनल्स कौन है? ये खुद है। आप सोचे, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने कानून नहीं सख्त किया 10 साल, पाकिस्तान को इन्होंने धकेल दिया ग्रे लिस्ट में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून सख्त करते, रिफॉर्म्स लाते। तो अच्छा, हुदैबिया पेपर मिल्स का केस आप लोगों को ये 2.5-3 साल पहले याद क्यों नहीं आया? अब क्यों याद आया जब पता चला है कि भाई केसेस में से तो कुछ बन नहीं रहा है? सब लोग साल 2-2 साल जेलें काटते हैं, बाहर आ जाते हैं, नैब कुछ साबित कर नहीं पा रहा है, तो कोई नई चीज़ ढूंढो। 3 साल पहले फिर आप लोगों को याद क्यों नहीं आया? ये देखिए 3 साल पहले तो हम थे नहीं, ये 3 साल पहले लगा लें, 2.5 साल पहले लगा लें। सो बेसिकली जब ये सारे केसेस तो हमने अब जिसको कहते हैं बारी बारी कर रहे हैं, ये तो हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन, चूंकि ये टीटीओ वाला वाहिद केस है जो हमने खुद किया है, बाकी तो इनसे 98% केसेस हमसे पहले हुए हैं। अब जबकि हम अपने केसेस की तरफ आए और अपनी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आए हैं, तो हम हर वो इन्वेस्टिगेशन जो कि इनको बाइज्जत बरी नहीं की, वो केस बंद हुआ है इसलिए नहीं क्योंकि ये इन्होंने क्राइम नहीं किया, वो केस बंद हुआ है इसलिए क्योंकि जी टाइम ओवर हो गया है, लेकिन वो क्राइम तो वही का वही है ना। इसलिए चाहे जो भी है, हम इस पे हर किस्म का कानूनी और सियासी इस पे कार्रवाई करेंगे। आज शरीफ खानदान ही क्यों ज़ेर अताब रहे? जरदारी खानदान को उस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट नहीं किया, इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि चूंकि ये करंट टॉपिक था कि ये भाग रहे थे, रात को शफून मार रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा आप देख लें। वो तो हाईकोर्ट का हुक्म था ना उनके पास, भाग कर रहे थे, हाईकोर्ट से इजाजत मिली तो इजाजत मिलने बगैर तो नहीं भाग सकते थे। आपने मुझे प्रोग्राम में कहा कि एनआरओ भाग गया, वो लंदन चला गया, जहांगीर तरीन वो वापस आया, आप केसेस फेस कर रहे हैं। वो किसी को नोबडी इज अबव द लॉ। पे भी सुन लें, ऑपोजिशन कहती है भाई हमें गिरफ्तार पहले किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू होती है।
अब जहांगीर तरीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उल्टा उनसे मुलाकातें हो रही हैं, उनकी सुनी जा रही है। अगर आप लोग कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा है, फिर तरीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये ऑपोजिशन कह रही है, ये ऑपोजिशन का एतराज़ है। ऑपोजिशन ने देखा होगा कि हमारे अलीम खान को भी गिरफ्तार किया गया और सप्तान खान को भी पहले गिरफ्तार किया गया। ये जो केस है फिलहाल जो जहांगीर तरीन पे, वो तो FIA कर रही है, नैब जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और उसने हमारे वजीरों को किया। अच्छा, ये एक और चीज़ बताइएगा, आज प्राइम मिनिस्टर जब लाइव कॉल्स ले रहे थे, लोगों के सवाल आ रहे थे, सुफरा के बारे में बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर को आज उनको शायद ये रियलाइज़ हुआ कि सुफरा से जो लाइव बात की, जो भी डांट डपट हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। आज उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वो लाइव नहीं जाना चाहिए था। क्या ये फॉरेन ऑफिस की नाराज़गी थी जो इजहार किया गया, प्राइम मिनिस्टर को रियलाइज़ करवाया गया, उन पर तनकीद भी हुई कि पूरी दुनिया के सामने ये तमाशा नहीं लगाना चाहिए था? अगर आपको सुफरा को डांटना भी था, कोई उनकी गलतियां, ऐसा नहीं है कि हमारे जो सफ़ीर हैं वो बड़ी अच्छी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, लोगों को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, बिल्कुल गलतियाँ हैं, बिल्कुल नाअहलियाँ हैं, सुस्तियाँ हैं, लेकिन जब तनकीद हुई, क्या उसके बाद रियलाइज़ हुआ फॉरेन ऑफिस की नाराज़गी पर प्राइम मिनिस्टर एक्टिव हुए कि वाकई गलती हो गई, पूरी दुनिया के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला तमाशा नहीं लगाना चाहिए था, अपने सफ़ीरों को डांट डपट नहीं करनी चाहिए थी? देखिए शाजिया, ये वाहिद वजीर आजम है जो कि डायरेक्ट बात करता है अवाम के साथ भी। कभी आपने शहबाज शरीफ को देखा इंटरव्यू देते हुए ऐसे? कभी आपने देखा है? वो तो आप सहाफियों को लेफ्ट नहीं कराते थे और सिर्फ अप्रूव्ड क्वेश्चंस लेते थे। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर है और ये चेंज है। हाँ, उन्होंने अपने सफीरों से बात की, उनका दिल बहुत दुखा हुआ था और सही दुखा हुआ था कि हमारी जो लेबर है उसको जो शिकायत आ रही थी उस पर उन्होंने एड्रेस किया। जब लोगों ने उनको कहा कि बेहतर होता, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सफीर हैं वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे ये मैसेज किया जैसे सारे बुरा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा नहीं, वाकई बहुत सफीर अच्छा काम कर रहे हैं। और शायद अगर ये जिसको कहते हैं लाइव ना होता तो शायद तो लाइव करवाने का मशवरा किसका था जी? लाइव करवाने का मशवरा किसने दिया था प्राइम मिनिस्टर को? ये नहीं मैं जानती, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में नहीं हूं, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सकती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हमेशा बहुत ग्रेटनेस है कि जहां पहली बात तो यह है कि वो डायरेक्ट बात करते हैं, पर्चियों से नहीं पढ़ते। दूसरी बात यह है कि वो इंटरव्यू देते हैं, पब्लिक को भी देते हैं, आप लोगों को भी देते हैं, ये पहले कभी नहीं होता था। और तीसरी बात यह है कि जहां उनको लगता है कि उनसे कोई ऊंच नीच हो गई, उसको करते हैं। मतलब कभी प्राइम मिनिस्टर पहले ने ये किया, कभी नहीं किया। मैं यही कह रही हूँ कि इसका मतलब उन्हें उस गलती का एहसास हुआ कि दुनिया के सामने ये नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने एडमिट किया, एतराफ़ किया कि वाकई नहीं होना चाहिए था। फॉरेन ऑफिस भी नाराज हुआ इस पे? फॉरेन ऑफिस के जो कुछ लोग थे उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया कि जी चूंकि इंप्रेशन ये जा रहा है कि जैसे सारे काम नहीं कर रहे, जहाँ के बहुत प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत ज्यादा लोगों को, आपको याद है मलेशिया गए, उन्होंने कहा हमारे सफीर ने जबरदस्त काम किया, UK गए, उन्होंने कहा जबरदस्त काम किया। तो चूंकि वो एक पर्टिकुलर मिशन की बात कर रहे थे और उसी पे बात करते रहे, तो उन्होंने इतराज किया कि जी जो लोग बेहतर काम कर रहे थे उनको भी ये लगा जैसे उनको भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एडमिट किया कि हो सकता है कि अगर ऐसी कोई इंप्रेशन है तो ऐसा इंप्रेशन वो नहीं देना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ की रहनुमा बात साहिबा मेरे साथ ही। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 4 महीने पहले वफाकी काबीना ने मुल्की गाड़ियों की कीमत में मुसलसल इजाफा और मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद लोकलाइजेशन ना करने पर नोटिस लिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर बरहमी का भी इजहार किया था और वज़ारत सनअत व पैदावार को ये हिदायत की थी कि इस पर तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली एक दस्तावेज़ात के मुताबिक 62 शख्सियात ने वफाकी काबीना के फैसले के बावजूद रिपोर्ट पर एक्शन रुकवा दिया है। देखा यह गया है कि डॉलर की कदर में इजाफे के बाद गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर दिया जाता है, मगर इस वक्त जब डॉलर की कदर में
8% कमी वाक़ई हो चुकी है, तब भी गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिर ये भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली गाड़ियों में जो सहूलतें दी जाती हैं वो दुनिया में तैयार करदा गाड़ियों के मुकाबले में कम होती हैं, जबकि इन गाड़ियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी उस तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता। गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग भी नहीं की जाती है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्रैश टेस्टिंग करवाने का भी ऐलान किया था, मगर बासर शख्सियात ने इस मामले को भी रुकवा दिया है। इस वक्त मुल्क में मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों में टायर, सीटें, बैटरी और बॉडी जो है वो ये मकामी तौर पर तैयार की जाती है, जबकि बाकी जो मशीनरी है इसको इंपोर्ट किया जाता है, ये बाहर से मंगवाई जाती हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर पाकिस्तान में तैयार की गई गाड़ियां एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी, साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं जीएम हैं पॉलिसी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के आसिम अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जब हम ये देखते हैं कि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि डॉलर की कीमत में 8% कमी हुई है, डॉलर की कीमत कम हुई है लेकिन गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुई हैं, क्या वजह है इसकी? कौन लोग हैं जो इसमें रुकावटें डाल रहे हैं? और जो स्पेशली वफाकी काबीना का जो एक फ़ैसला था लोकलाइजेशन का, उस पर भी अमल नहीं हुआ, उसमें भी कौन रुकावटें डाल रहा है? शादी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से वफाकी काबीना को नोटिस लेना पड़ा 22 दिसंबर 2020 को, और वजारत सनअत व पैदावार से रिपोर्ट तलब की गई थी कि डिलीशन प्रोग्राम के बावजूद जो लोकली इंडिजनाइजेशन जो होनी थी गाड़ियों की तैयारी के हवाले से वो क्यों नहीं हुई। जिसके बाद जब रिपोर्ट मंजर आम पर आती तो बहुत से हक़ाइक़ खुलकर सामने आने थे, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया है। अलमिया यह है कि गुज़श्ता 35 सालों के दौरान 3 बड़ी कंपनियों को जो एक पॉलिसी इंसेंटिव मिला और जो उनके अहदाफ थे वो बदकिस्मती से हासिल नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि तकरीबन एक कंपनी जिसने तकरीबन 31 साल तक गाड़ी के मॉडल के शेप ही तब्दील नहीं की, एक कंपनी ने 12 साल तक अभी तक मॉडल तब्दील नहीं किया, उसकी भी सेम शेप है, 20 साल तक एयर बैग्स नहीं दिए, सेफ्टी क्रैश टेस्ट नहीं होते। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के पास जो विचार था, उन्होंने इस जिम्मेदारी ली, अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी क्रैश टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद वो उनका कलमदान तब्दील हो गया और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में इस मामले को ठप कर दिया गया। पीएसक्यूसी की जिम्मेदारी थी कि उन्हें ये काम करना था। हमने जो दस्तावेज हासिल की, जो अभी तक बिल्कुल खामोशी है, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इस मामले को देखेंगे। जैसे वजीर सनअत व पैदावार मखदूम खुसरो बुख्तियार बहुत अग्रेसिवली इस मामले को डील कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो कंपनियां जिन्होंने इस मैनिपुलेट किया सारी सिनेरियो को, ओवर प्रॉफिटिंग की, उनके ऊपर वो हाथ डालेंगे और माजी की जो रवायत है वो तब्दील होगी। जो लोकलाइजेशन का है हवाला है, जो उसके हमने वजारत सनअत व पैदावार से रब्ता किया तो पता चला कि जो लो टेक लोकलाइजेशन है उसके ऊपर कंपनियों ने फोकस किया। वो क्या है? सीट्स हैं, बम्पर्स हैं, मिरर्स हैं, गिलास हैं, सीट बेल्ट हैं, प्लास्टिक, ये तो यहां पर तैयार किए। जो असल लोकलाइजेशन होनी थी वो होनी थी हाई टेक लोकलाइजेशन, जिसके अंदर इंजन था, ट्रांसमिशन था, इमोबिलाइजर थे और ECU थे। कोई काम नहीं हुआ बदकिस्मती के साथ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अब जब डॉलर की कीमत में कमी हो चुकी है, बावजूद गाड़ियों की कीमतों में कमी नहीं हुई है, गाड़ियां 2 से 3% आसिम अयाज साहब भी मेरे साथ है, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आसिम साहब आपका। आसिम साहब, क्या वजह है कि डॉलर की कीमतों में कमी होने के बावजूद भी जो है ना हमारे यहाँ गाड़ियों की कीमतों में कमी नहीं हुई? आपने काफी सवालात किए हैं आपस में, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा जी। लोकलाइजेशन का आपने सवाल किया। लोकलाइजेशन जो डिलीशन पॉलिसी थी, कंपल्सरी डिलीशन, वो WTO रिजीम आने के बाद 2004 में कंपल्सरी डिलीशन खत्म हो गई थी और वहां पे जहाँ पे जितनी डिलीशन अचीव हो गई थी उसके बाद चंद SROs के जरिए इंडस्ट्री को चलाया गया। ये WTO की वजह से था। कंपल्सरी लोकलाइजेशन आप अब रख नहीं सकते। अब लोकलाइजेशन फीजिबिलिटी पे होती है। हमारी एक पहली पॉलिसी आई 2007 से 12, फिर 2016 से 21। इससे जब आप ये फरमा रहे हैं कि जी जहाँ पे गाड़ियों की क्वालिटी नहीं और मोनोपोली है, सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स थे, इस वक्त मार्केट को जब खोला गया हमारे पास आज की तारीख में 10 प्लेयर्स हैं, उन 3 को मिला 4 पहले थे, 6 कंपनीज को मिल चुका है
मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट 2 से 3 और आ रही हैं, जिसमें हुंडई, किया, यूनाइटेड, एमजी अभी प्लांट लगा रही है, प्रोटॉन का प्लांट लग रहा है, मास्टर मोटर्स ने गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, किया और हुंडई जो है वो वर्ल्ड रिनोन प्लेयर्स है। ये मुकाबला आने से, जो आपने क्वालिटी की बात की, वो मुकाबला आने से ही पता चलता है। आपने कहा क्रैश टेस्ट, देखें जी क्रैश लेकिन लोकली आप देखें ना, अगर इम्पोर्टेड गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है फौरन से एयर बैग्स खुल जाते हैं। बड़े एक्सीडेंट्स ऐसे देखे हैं जो यहाँ पर भी गाड़ियाँ बनती हैं इतनी महंगी महंगी, यहाँ की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ, किसी एक गाड़ी का एयर बैग नहीं खुलता है। जी मैं आता हूँ इस बात पे। एयर बैग खुलने की वजह जो है वो कुछ और भी होती है। उसका जो सेफ्टी है, जो बेल्ट है, सीट बेल्ट, वो भी लगा होना चाहिए। उसके अलावा उसके कुछ सेंसर्स हैं वो भी काम कर रहे होने चाहिए। हमने WP29, जैसे वर्किंग पार्टी 29, ये यूएन का फोरम है, इस गवर्नमेंट के टाइम पे हमने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान ने हमारा E64 मार्क है। अब हम रेगुलेशन, इस नई पॉलिसी में सेफ्टी रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, तो ये मसला भी किसी हद तक हल हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा डॉलर की प्राइस का। देखिए डॉलर एक फैक्टर, एक इनपुट फैक्टर है। इस वक्त कोविड की वजह से हमारा जो शिपिंग लाइन्स है, जो कंपनी हमें रिपोर्ट करती हैं, शिपिंग लाइन्स के किराए बढ़ चुके हुए हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ चुकी हुई हैं। और दूसरा आपने कहा कि कीमतें ज़्यादा हैं। एज ए कस्टमर मैं भी कहता हूँ ज़्यादा है, लेकिन उस पर कीमत में एक टैक्स का पोर्शन होता है। अगर आप दुबई में किसी गाड़ी की प्राइस देखते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री पोर्ट है, वहाँ पे कोई ड्यूटीज नहीं है, उनकी आमदनी के जराए और हैं, तो वहाँ पे गाड़ी सस्ती क्यों है? हमारे मुल्क में जो लोकल गाड़ी बन रही है उस पर भी टैक्स का पोर्शन इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया की निस्बत ज्यादा है। तो मार्केट प्राइस जब हम देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं। एक और चीज, एक चीज बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं हमने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ बनेंगी, लेकिन हम तो बाहर से हमारी तो यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग हो रही है ना, चीज़ें तो हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं। जो जिससे गाड़ी बनानी है आपने, सारे पार्ट्स तो बाहर से मंगवा रहे हैं, तो फिर कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे? बाहर की चीज़ बाहर से मंगवा के उन्हीं को वापस एक्सपोर्ट कर देंगे, ये क्या पॉलिसी हुई? देखिए अगर हम चाइना से कोई गाड़ी मंगवाएंगे और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो बाहर से मंगवा के बाहर तो ना हो। हमारे पास लेबर सस्ती है और टैक्सेस एक्सपोर्ट में नहीं होते। इस पे इस दफ़ा जो ऑटो पॉलिसी बन रही है 2021 से 26 तक, जरूर के वज़ीर आज़म साहब की हिदायत है और ये राइटली है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ कारें करनी है, हमने मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ऑटो पार्ट्स पे भी तवज्जो देनी है। और इस दफ़ा की पॉलिसी में इंशाल्लाह कोई ऐसे मुराद, ऐसे इंसेंटिव डाले जा रहे हैं इस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। और अगर पाकिस्तान, चाइना लेफ्ट हैंड मार्केट है, पाकिस्तान राइट हैंड मार्केट है। हमारी 1-2 कंपनी जो है उन्होंने चाइना से एक्सपोर्ट के राइट्स दिए हैं फॉर सर्टेन नेशन, जहाँ पे राइट हैंड गाड़ी चलती है। तो उस पे हम ये सोच रहे हैं, मुशावरत में है कि उसको भी इंसेंटिवाइज किया जाए। अच्छा, ये एक और चीज़ बताइएगा, पिछले दिनों मैं भी ये खबर देख रही थी कि जो पाकिस्तानी है, अगर किसी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, वो अपने पासपोर्ट पर गाड़ी बाहर से मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? इसका क्या बेनिफिट क्या है? ड्यूटी कम होगी, क्या होगा? ये इंपोर्ट पॉलिसी की 3 स्कीम्स थी जिनके तहत बाहर से पैसा है वो अभी भी है। हाँ। और 3 साल तक पुरानी गाड़ी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो हमारे बाहर भाई काम कर रहे हैं, वो 3 स्कीम्स हैं, गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस एंड पर्सनल बैगेज। उसकी चंद शरायत हैं, उसके साथ अगर कोई लाए तो ला सकता है। इसके अलावा जो आजकल रिसेंटली हुआ है, लेकिन ड्यूटी तो उतनी पड़ेगी ना, उसमें तो कोई कमी नहीं है ना? वो ड्यूटी डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूटी। एक फिक्स ड्यूटी रिजीम है फॉर एशियन मेक, उस पे कमी तो नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन है, वो ड्यूटी कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ड्यूटी। अच्छा। और गवर्नमेंट ने इस वक्त जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनके लिए नई गाड़ी खरीदने पे मार्कअप में, जिनके पास अकाउंट है फॉरेन करेंसी के या पाकिस्तान में जो अकाउंट जिन्होंने खोले हुए हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनको मार्कअप में भी दी है छूट, ताकि वो पाकिस्तान से नई गाड़ियां खरीदें। और अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर नई गाड़ी पाकिस्तान में बनेगी तो यहाँ पे लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, पुर्जे बनाने वालों का कारोबार बेहतर। लेकिन क्वालिटी भी तो वही होनी चाहिए ना? ये क्वालिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक यूएन फोरम हमने ज्वाइन किया है। क्रैश टेस्ट पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में
गाड़ी इंट्रोड्यूस हो वो क्रैश टेस्ट पास करके आई हो बाहर, उसका स्ट्रक्चर उस टेक्नोलॉजी पे बने, सही, जिस टेक्नोलॉजी पे बाहर गाड़ियां बने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।